नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। इतना हल्ला-गुल्ला क्यों हो रहा है? ना केवल ऑस्ट्रेलिया में, ला अमेरिका में भी और भारत में भी। किस चीज़ के लिए? कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत को यूरेनियम कैसे सप्लाई करने जा रहा है। इसी ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में सीधे-सीधे रिफ्यूज़ कर दिया था, सीधे-सीधे मना कर दिया था कि वो जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील जो अमेरिका ने की थी और उसके बाद ये उम्मीद की गई थी कि अब हमें यूरेनियम इंपोर्ट के जो है वो सारे के सारे रास्ते खुल गए। यूरेनियम सप्लाई ग्रुप में वो लिया नहीं गया और मनमोहन सिंह जी की सरकार जो है वो जो दुनिया का सबसे अधिक बड़ा यूरेनियम रिजर्व है वो है ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ से यूरेनियम प्रोक्योर करने में कतई असफल हो गई। अब आपने देखा होगा इसका क्रेडिट लेने का प्रयास किया गया कांग्रेस द्वारा। लेकिन जब ये बताया गया कि 2010 में तो भाई सीधे-सीधे ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था, उसके आर्टिकल्स निकाल के दिखा दिए, उसके न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स निकाल के दिखा दिए। अब भारत ने खाली ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं किया है, कनाडा के साथ भी किया है और ये सारा का सारा किस लिए किया जा रहा है? इसका जो नतीजा होगा वो ये होगा कि भारत ना केवल इलेक्ट्रिसिटी सुपर पावर बनेगा, भारत जो है वो एक न्यूक्लियर सुपर पावर भी बनेगा। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। भारत में जो इस समय कैपेसिटी है न्यूक्लियर पावर जनरेशन की, वो 8 से 9 गीगावाट है, यानी 8000 से 9000 मेगावाट। केवल इतनी ही कैपेसिटी है। उसके लिए जो यूरेनियम हमें चाहिए होता है वो लगभग 300 से 400 या कुछ लोग कह रहे हैं 400 से 600 टन यूरेनियम हमको चाहिए होता है। और हमारी जो सप्लाई है वो 200 से 300 टन है, जो हमारा लोकल प्रोडक्शन है। और लोकल प्रोडक्शन है हमारे कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये सारा का सारा प्रोडक्शन करता है। इसमें कई सारी माइन्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी माइन्स झारखंड में है। मेघालय में भी रिज़र्व बताए जाते हैं, लेकिन मेघालय में बड़ा लोकल प्रोटेस्ट है, वहाँ पे चर्च जो है वो घुसा हुआ है और चर्च वहाँ यूरेनियम भारत को प्रोड्यूस करने के लिए सारे अड़ंगे लगा रहा है। तो वो एक अलग तरह की बैटल है और वो जो है वो बैटल हमारी जो पंचमक्कारों से होती रहती है, उसी का एक पार्ट है। अब टारगेट क्या है? टारगेट है 100 गीगावाट, 100 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट। 100 गीगावाट बाय 2047। अब देखने की बात ये है कि हम अगर 40,000 गीगावाट भी अगर प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमको कम से कम 2000 टन यूरेनियम पर ईयर और चाहिए, पर एनम और चाहिए। ये कहाँ से आएगा? ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से ही आएगा। क्योंकि हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है, वो मैक्सिमम अगले 10-20 साल में 600 टन से ऊपर नहीं जाने वाला है। तो जो बैलेंस आपका 1700-1800 टन है, वो कहाँ से आएगा? बाहर से ही लाना पड़ेगा। अब जो ये बाहर से लाना पड़ेगा, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में बड़े मज़े की बात हुई, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिसिज़्म ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लोग ये कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो आप जानते हैं, वहाँ पे भी एक लॉबी है, जो भारत के विरोध में खड़ी हुई है, जो आपको पता है अडानी के लिए जब अडानी ने वहाँ पर कोल माइन्स खरीदी थी, तो वहाँ पे कितना विरोध हुआ था। ये सारी बातें हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि साहब कि आप अगर भारत को न्यूक्लियर मटीरियल सप्लाई कर दोगे, यूरेनियम सप्लाई कर दोगे, तो भारत का जो यूरेनियम है, वो फ्री हो जाएगा और उसके बाद फिर उसको जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में उपयोग में लाया जा सकेगा। तो ये बात तो मूर्खता की है, वो जो न कोई भी आदमी यूरेनियम साइकिल को और यूरेनियम से कैसे बॉम्ब बनता है या भारत यूरेनियम 238 यूज़ करता है, जो कि नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। और जो यूरेनियम नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, वो U3O8 बोलते हैं उसको और उसी के केक्स बना-बना के वो बेचे जाते हैं, उसमें से यूरेनियम 238 निकलता है। यूरेनियम 35 उसका कोई 1% होता है उसमें। और अगर यूरेनियम 235 आपको चाहिए तो आपको एनरिचमेंट करना पड़ता है उसका और एनरिचमेंट का प्रोसेस बड़ा टीडियस होता है। भारत वो प्रोसेस नहीं करता। भारत डायरेक्ट यू 238 यूज़ करता है और डायरेक्ट U38 यूज़ करके और उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, वो होता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है उसका बाई प्रोडक्ट आता है। प्लूटोनियम 239 होता है, वो 238 में 1 न्यूट्रॉन ऐड होते वो 239 हो जाता है। तो 239 प्लूटोनियम भारत यूज़ करता है।
और भारत के पास हर वर्ष इतना ये जो हमारे यूरेनियम जिसको बोलते हैं पीएचडब्ल्यू, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, ये जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स है वो इतना यूरेनियम दे देते हैं कि हम 8-10 न्यूक्लियर बॉम्ब, हर न्यूक्लियर बॉम्ब में लगभग आप ये समझिए कि लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्लूटोनियम की आवश्यकता होती है। इतना हमारे पास निकलता रहता है, हमें यदि ज़्यादा की आवश्यकता होगी तो वो जो अगली स्टेज आने वाली है, क्योंकि प्लूटोनियम को एज़ फ्यूल यूज़ करके अभी हमने कलपक्कम में जो फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें प्लूटोनियम यूज़ करके और साथ में उसमें थोरियम का ब्लैंकेट लगा के हमने ये सफलता प्राप्त की है। हम उसमें से आगे और यूरेनियम 233 प्रोड्यूस कर सकें। फिर यही यूरेनियम 233 जो है, वो थोरियम के साथ में लगा के और उसका जो है वो अगला जो स्टेप है थोरियम रिएक्टर्स का, वो उपयोग में ला सकें। ये लंबे प्लान है, लेकिन चूँकि 2047 तक का प्लान है 100 गीगावाट्स का न्यूक्लियर पावर का, तो उसके साथ में ये बैठता है, मामला बैठ जाएगा। और ये सब हो जाएगा तो भारत न्यूक्लियर सुपर पावर तो 100 गीगावाट की बात कर ही रहे हैं। 100 गीगावाट के साथ-साथ जो भारत के पास बाहर से जो फ्यूल आएगा, वो बाहर से जो फ्यूल आएगा वो सेफगार्डेड रिएक्टर्स में लगाया जाएगा, और जो हमारे अनसेफगार्डेड और जो मिलिट्री रिएक्टर्स है उसमें हमारी जो पूरी सप्लाई है यूरेनियम की वो उधर जाएगी और प्लूटोनियम की मात्रा और बढ़ेगी, और हम और भी अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स प्रोड्यूस कर सकेंगे, जिसको बोलते हैं आप एक न्यूक्लियर सुपर पावर और बनेंगे। ऑलरेडी सिपरी कह रही है कि हमारे पास 190 बॉम्ब हैं। पाकिस्तान का जो मेथड है वो दूसरा है। पाकिस्तान एनरिच्ड यूरेनियम से बनाता है। वो एनरिच्ड यूरेनियम जो है, वो बड़ा टीडियस प्रोसेस है। उसको डिसरप्ट करना भी बहुत आसान है। आपको खाली सेंट्रीफ्यूजेस नॉक डाउन कर देनी है। सेंट्रीफ्यूजेस नॉक डाउन होते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पर अगर प्लूटोनियम के लिए आपको कुछ करना है, तो फिर आपको बाकायदा जो रिएक्टर है, उसके ऊपर हमला करना पड़ता है। लेकिन रिएक्टर्स जो है, वो इतने स्ट्रॉन्ग उनका प्रोटेक्शन होता है कि आप यदि ऊपर से आक्रमण कर भी दें, तो आप उसके नीचे तक नहीं पहुँच पाएँगे। जो रिएक्टर की कोर है, वहाँ तक पहुँच पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, वो करेगा भी कोई नहीं, क्यों? क्यों? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फिर उससे जो रेडिएशन फैलेगा, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसका कुछ पता नहीं। एक कारण जिसकी वजह से इस्लामाबाद के ऊपर जो वहाँ उन्होंने बना रखा है, रिएक्टर बना रखा है, जो उसमें से यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम जो भी वहाँ से निकलता है, वो एन एन यूरेनियम को एनरिचमेंट करके और फिर ये लोग बनाते हैं बॉम्ब। वहाँ पे भारत हमला किस लिए नहीं करता? भारत इसलिए हमला नहीं करता है कि यदि मान लीजिए उसको आपने डैमेज कर दिया, तो उसका अगर रेडिएशन लीक होगा, तो भाई साहब, साल में 7 से 8 महीने जो हवाएँ हैं, वो पाकिस्तान से भारत की ओर चलती हैं। तो वो जो रेडिएशन आएगा, वो भारत को भी इम्पैक्ट करेगा। आखिरकार इस्लामाबाद से भारत की सीमा है ही कितनी दूर? 100 किलोमीटर से भी कम है। 100 किलोमीटर से भी कम मतलब हम एलओसी की बात कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए जो भारत का नक्शा है, जो आधिकारिक भारत की सीमा है, जिसमें पीओजे शामिल है, तो वो तो भाई, वो तो 50 किलोमीटर भी दूर नहीं है। यानी अब जो हम पिनाका रॉकेट बनाने जा रहे हैं, बना लिए हैं बल्कि उसकी जो रेंज है 120 से 140 किलोमीटर, तो वो सीधे इस्लामाबाद को हिट कर सकती है। ये कैपेसिटी है हमारी। तो इसलिए ये काम नहीं किया जाता है। अब आप ये समझ लें कि 2047 तक ये जो 100 गीगावाट का जब ये पूरा हो जाएगा, और उस समय तक जो हमारा जो थर्ड स्टेज रिएक्टर है, जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर है, वो जितना थोरियम यूज़ करता है और यूरेनियम 233 यूज़ करता है, उससे अधिक वो यूरेनियम 233 प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि थोरियम 232 है, और जब उसपे वो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट किया जाता है फिशन के लिए, तो वो एक जैसे ही ले लेता है न्यूट्रॉन, तो वो यूरेनियम 233 बन जाता है। थोरियम की हमारे पास कोई कमी नहीं है, थोरियम डालते रहिए, थोरियम हमारे सैंड्स में बहुत है। मोनाज़ाइट जिसको बोलते हैं, हमारा जो एक ओर है, तो मोनाज़ाइट ओर भारत में पूरी दुनिया का 25% है, 25%। इसलिए भाई, अब आप ये देख लीजिए कि अब हम यूरेनियम बेस्ड सुपर पावर होने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी, और मतलब
न्यूक्लियर एनर्जी में भी और न्यूक्लियर बॉम्ब्स में भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।